देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी। देखो आज है 24 फरवरी। तो आज तक की जितनी भी समसामयिकी बनी हुई है और करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके है उस पर बात करेंगे। कुछ 2-4 मुद्दे हैं उन पे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है विदाउट स्किप किए हुए और समझते हुए चलना है कि चीज को बारीकी से समझते हुए चलना है। उसके लिए ये करना होगा, आपको एक कॉपी पेंसिल ले लो, उससे अपना नोट डाउन करते हुए चलना, तो एक बहुत अच्छी समझ डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे। चलो देखते हैं क्या क्या है भाई। देखो पहले क्वेश्चन क्या है, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष एवं जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, किसको किया गया है? तो मल्टीपल चॉइस देखो, राजीव अरोड़ा, विजय कुमार को, अलका मित्तल को या विनय कुमार त्रिपाठी को। तो विनय कुमार त्रिपाठी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो फर्स्ट है हमारा 12 जनवरी, बी है 14 जनवरी, सी है हमारा 18 जनवरी और डी है हमारा 30 जनवरी। तो 30 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में लगभग 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर का भाग्यावेश मिला है। तो ये फर्स्ट है हमारा ग्रीस में, बी है मिस्र में, सी है रोम में, डी है ईरान में। तो मिस्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो एक एक चीज को अच्छे से चलते करते हुए चलना है और वीडियो को लाइक और शेयर करते चले जाओ अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जा सके और अच्छे से उनको भी फायदा मिल सके आपको। ठीक है, प्रत्येक वर्ष विश्व बेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है हमारा 2 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी, 8 जनवरी। तो करेक्ट आंसर इज द 4 जनवरी। बेल होते हैं, बेल लिपि का लुइस बेल ने इसका जो इन्वेंशन की थी, खोज की थी, जो होते हैं ना जो एक तरह से देख नहीं सकते उनके लिए, पढ़ने के लिए होती है, वो छू के पढ़ते हैं अक्षरों को, उसके लिए होते हैं। बेस्ट ड्रामा फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 किसको दिया गया? तो एंटोकेंटो, द पावर ऑफ द डॉग, बेस्ट साइड स्टोरी और बेलफास्ट। तो बी इज द करेक्ट आंसर, द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है। और नेक्स्ट हमारा, वह देश जिसने हाल ही में बिना एनओसी के विदेशी विवाह पर रोक लगा दी है। तो कौन सा देश है देखते हैं। भूटान, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार और डी श्रीलंका। तो श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर, डी। नेक्स्ट है, हाल ही में न्याय घड़ी की स्थापित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है? तो ए इज द मद्रास, बी बंबई, सी गुजरात, डी दिल्ली। तो सी इज द गुजरात। नेक्स्ट है, केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ए इंदौर में, बी जयपुर में, सी हैदराबाद में, डी लेह में। तो सी इज द करेक्ट आंसर, हैदराबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदी दिवस के साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो हिंदी भाषा के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किसको किया गया? तो ए दयाराम सिन्हा, बी मंगलेश डबरा, सी अनामिका, डी प्रभा खेतान। तो दया प्रकाश सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। भाई देखो अपनी जो तैयारी को भी जांचते हुए चले, ऐसी बात नहीं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनको पता है तो वो अच्छे से अपने आप को इसमें समझ सकते हैं अभी कहाँ हम किस लेवल पे हैं। अच्छा, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ए नेशंस ऑफ द प्रोटेक्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? ए अक्षिता प्रमुख, बी नवदीप कौर, सी प्रियम गांधी मोदी और डी अक्षित प्रभु। तो प्रीतम गांधी मोदी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव ऋतु तिथि की घोषणा की गई है? तो ए 4 में, बी 5 में, सी 6 में, डी 7 में। तो 5 इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में जो स्वास्थ्य सूचनांक जारी किया गया है, नेशनल फैमिली फॉर हेल्थ सर्वे, ए बी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, सी नीति आयोग द्वारा और डी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा। तो नीति आयोग इज द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई देखो कमेंट करके बताएंगे कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, मैं कई बार डिस्कस किया है। भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा गोड जो गार्ड होता है, गार्ड का नया पदनाम दिया गया है क्या इसको? तो ये ए ट्रेन सुपरवाइजर, बी ट्रेन मैनेजर, सी ट्रेन एजेंट और डी इनमें से कोई नहीं। तो ट्रेन मैनेजर नाम दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, रेलवे के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें पूछा जाएगा 100%। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो
नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किए गए हैं? रविशंकर शुक्ला, बी दया प्रकाश सिन्हा, सी दुर्गा शंकर मिश्रा, डी कमाल खान। तो दुर्गा शंकर मिश्रा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संस्थान जो विश्व का सर्वाधिक उन्नत कृत्रिम हृदय बनाएगा। तो आईआईटी हैदराबाद, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी जोधपुर, डी आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी कानपुर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से विचार कीजिए। उड़ीसा की जो ऊपरी भद्रा परमेश्वर योजना राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। पहला जो हमारा ये कथन ये है। दूसरा है, बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, देखो समझते हुए चलना है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए, चाहे वनडे हो चाहे आपका जो सिविल हो, सभी में एग्जाम ये जो इक्वली इंपोर्टेंस रखते हैं बहुत अच्छे से। यह राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली उड़ीसा की पहली परियोजना है। सी जी है परियोजना दुर्ग, चित्रकूट, चिकमंगलुरु, दावणगेरे और तुमकुरु के जो सूखाग्रस्त जिलों के सिंचाई युक्त द्वारा 2,25,515 हेक्टेयर सिंचाई जो उद्देश्य शुरू की गई है। तो उपयुक्त तत्वों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 3, केवल 2, 3 और 1, 2, 3। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ये जो है। नेक्स्ट है कर्नाटक। अच्छा, इसको देख लेते हैं। जो कर्नाटक के जो है हमारे विश्वराम बोम्बई जो है मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने सूचना दी है कि केंद्र सरकार द्वारा उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा ऊपरी भद्रा परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना में दर्जा प्रदान किया जाएगा। यह राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना है। अच्छा, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने से मध्य जो कर्नाटक सिंचाई को परिवर्तित करके उसमें मददगार साबित होगी, जिसके लिए 12,500 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह परियोजना चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, दावणगेरे, तुमकुरु, सूखाग्रस्त जितने भी है ना जिलों में सूक्ष्म योजना सिंचाई के माध्यम से 2,25,515 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए उद्देश्य से शुरू की गई है। तो समझ सकते हैं कि चीज को अच्छे से समझते हुए चलना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो क्वेश्चन तो बहुत ही वेरी मोस्ट। हाल में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 की सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को किसको दिया गया है? तो ए रणवीर सिंह, बी सलमान खान, सी अक्षय कुमार, डी ऋतिक रोशन। तो रणवीर सिंह इज द करेक्ट आंसर। हाल ही मुंबई में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार का महोत्सव का 2022 में आयोजन किया गया। इसका जो कहाँ आयोजन किया गया भाई? मुंबई में। ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दक्षिण भारत का सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को जो बॉम्बस्टर हिट फिल्म पुष्पा द राइज के लिए फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। रणवीर सिंह को भारतीय क्रिकेट टीम के जो वर्ल्ड कप जीतने के लिए बनी जो फिल्म, रणवीर सिंह को 83 फिल्म 83 के लिए, और उसको पुष्पा के लिए दिया गया है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अच्छा, एक्ट्रेस कीर्ति सेनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया है। इस साल जो है दादा साहब फाल्के जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारतीय सिनेमा में समृद्धि सेशन मनाया गया। आजादी की 75वीं जो साल है, ये आजादी का अमृत महोत्सव है। हर चीज पे लिखा आ रहा है, बार बार आपको बताया जा रहा है। जो 75वीं जो वर्षगांठ है। फिल्म के उत्कृष्ट योगदान के लिए आशा पारेख को जो पुरस्कृत किया गया है, योगदान के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए आशा पारेख को किया गया है। देखो, तो याद रखना भाई, भारत के किस देश के साथ द्विपक्षीय संयुक्त वायु सेना सैन्य अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज का आयोजन किया जा रहा है? तो कतर, जापान, जर्मनी, ओमान। ओमान इज द करेक्ट आंसर। भारत और ओमान के बीच में द्विपक्षीय जो ब्रिज जो वाई एक्सटेंस ब्रिज जो ये किया गया, फोर्थ का जो किया गया जा रहा है, ये छठा संस्करण है, छठा 6 है। भारत वायुसेना और रॉयल एयर फोर्स ओमान के बीच में ये कहाँ किया गया है? जोधपुर में किया गया है। वहां पे वायु स्टेशन है, उसमें किया गया है। तो अच्छे से याद रखना भाई, अच्छे से। जो नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी के पहले ही मैच में 13 शतक लगाने वाला, जो 341 रन बनाने वाला विश्व का सबसे जो खिलाड़ी कौन है? तो उसमें पृथ्वी शाह, साकिब उल गनी, बाबुल कुमार और अजय रोहरा। तो साकिब उल गनी इज द करेक्ट आंसर बी। जो रणजी ट्रॉफी 2021-2022 में पहले मुकाबले में मिजोरम के खिलाफ जो बिहार के साकिब उल गनी ने डेब्यू मैच में 13 शतक जड़कर इतिहास रचा। साकिब उल गनी दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास में क्रिकेट में डेब्यू जो मुकाबले में ये कारनामा करके दिखाया।
अच्छा, साकिब उल गनी ने 405 गेंदों का सामना करते हुए 341 रन बनाए हैं। बेहतरीन पारी खेली और जो 56 चौके और 2 छक्के लगाए थे। तो बिहार क्रिकेट टीम से खेलने हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मध्य प्रदेश के अजय नेहरा को रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। पहले अजय नेहरा के रिकॉर्ड था और जो नेहरा का जो रिकॉर्ड जो था 2019 में बनाया था उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू के मैच में नाबाद 237 रन बनाए थे उन्होंने, यह कीर्तिमान स्थापित किया था। तो देखते हैं भाई, देखो अच्छे से देखते हुए चलना है और अब आगे है ना थोड़ा सा डिस्कस वाले क्वेश्चन है तो अच्छे से समझना है, अच्छे से एक चीज को अपनी समझ विकसित करना है और वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और देखो समझना है। महायुद्ध की आहट, भारत का बयान क्या है, जो यूक्रेन में घुसी है जो रूस की सेना, उसको लेके क्या है, जो भारत का ट्रेंड क्या है, इस चीज को समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। भाई देखो, यूक्रेन में घुस गई है जो है रूसी सेना। रूस ने जो युद्ध की तैयारी कर दी है पूरे में, जो इस तरह युद्ध का माहौल है जिसको सभी का इंतजार था, वो घड़ी आ गई। पहले घड़ी थी ना कि भाई सबसे लग रहा था कि भाई रूस आक्रमण करने वाला है इस पे, रूस यूक्रेन पे जो लग ही रहा था। तो यूक्रेन ने जो एकदम अच्छे से एंट्री ली है, तो यूक्रेन ने रूस की जो सेना की एंट्री कर दी है। बाइडेन की बात सही थी, बाइडेन ने कहा था कि ओलंपिक जो आखिरी पड़ाव पर रहेगा तो ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो चीन के साथ पुतिन का वादा किया था, चीन के साथ पुतिन ने वादा किया था, क्या किया गया था कि ओलंपिक में पुतिन जाकर आए थे, ओलंपिक में जाके आए थे पुतिन। अब जो पुतिन ने है ना चीन की जो पूरी इज्जत रखी, भाई ओलंपिक में गए, वहां पे पूरी तरह शीतकालीन ओलंपिक में खत्म होने का इंतजार किया, नहीं तो पहले भी कर सकते थे। तो इधर जो ओलंपिक समाप्त हुए, उधर पुतिन ने जो अपनी सेना का यूक्रेन पे अंदर जो भेज दिया। अब ये कह सकते हैं कि ओलंपिक समाप्ति का जश्न जो रूस ने ना यूक्रेन में एंट्री करके बनाया। भाई उधर तो ओलंपिक समाप्त हुए, उधर रूस ने अपनी सेना यूक्रेन में भेज दी, तो उसका जो जश्न है, चीन के जो बीजिंग में ओलंपिक चल रहे थे, उसका जश्न इन्होंने समाप्ति का यूक्रेन में एंट्री करके, सेना की एंट्री करके बनाया। यूक्रेन का कौन सा हिस्सा रशिया के कब्जे में चला गया है? यूक्रेन का हिस्सा जो क्रीमिया के नाम से जानते थे, जो रशिया द्वारा कब्जा कर लिया गया है क्रीमिया को, और जो लुहांस और डेस्कस जो भौगोलिक स्तर पर जो स्टोलियन था, तो रशिया के दोनों क्षेत्र ही इनको स्वतंत्र घोषित कर दिया रशिया ने। अच्छा, क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, एक एक बाय स्टेप समझते हैं। वो कौन कर सकता है और भारत के ट्रेंड को समझेंगे, भारत के क्या ट्रेंड है इसके रिगार्डिंग और विश्व का क्या है, अलग अलग कंट्री का। तो अच्छे समझते हुए चलना बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन की पर्पज से। मतलब रशिया यूक्रेन में जाकर उसकी रक्षा करेगा। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अमेरिका बोले कि भाई हम यूपी है, यूपी को स्वतंत्र जो दर्जा देते हैं, तो ये जो भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो अध्यक्ष होगा, भाई जो होगा उसको मतलब राष्ट्रपति होगा, राष्ट्र अध्यक्ष होगा स्वतंत्र राष्ट्र के, ठीक है भाई हम आपको बना देते हैं। यूपी को बोले अगर राष्ट्र अध्यक्ष अलग हो तो किसी दूसरे की भी सहायता ले सकता है। मान लिया यूपी का बन गया तो वो किसी, जैसे अमेरिका बोल रहा है तो अमेरिका की सहायता लेगा कि भाई हमें अपनी सहायता दो। यूपी के सभी लोग के जो केंद्र के साथ मिलकर जो अपने जो स्वतंत्र भारत बनाते हैं, भाई यूपी के हैं, या कोई भी स्टेट लगा लो, सपोज करो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, सिक्किम है, कोई भी वाटेवर जो इंडिया पूरे जो भारत के साथ ही मिलकर तो वो बनाते हैं, जो पूरे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति होगी तो भाई अमेरिका के सारे जो पूरा भारत एक होके जो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो केस में क्या हुआ, अच्छा ये तो हुआ इंडिया का केस। अब जो इनके केस में क्या हुआ है, देखो जो लुहांस और जो डोनांस जो इन जो क्षेत्रों में है ना, बड़ी मात्रा में रशियन रहते हैं। पहले से यहाँ रशिया का अपना आधिपत्य है एक तरह से मान सकते हैं, और यहाँ पे रशियन पहले से रहते हैं, रशियन रहते हुए पहले से, क्योंकि समर्थन का माहौल बनाया हुआ है तो उन्होंने भी समर्थन दे दिया। जैसे कि बोले भाई ये तो हो गया हमारा, ये अमेरिका बोले, जैसे मैं भी समझा रहा था कि यूपी का, तो यूपी में बोले कि अमेरिका के कुछ लोग पहले से यूपी में हो इस तरह की, वो चाहे कि हम उसकी तरफ जाएं, वो सारे जो उनका जो देख रेख वो सब वो करता हो, तो उस कंडीशन की बात है। अब उसने इन लोगों को जो कहा कि तुम वहां जाकर रहो आराम से, तुम खुद अपना देश बना लो और खुद एक अपना प्रधानमंत्री बना लो। जो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हम अपने प्रधानमंत्री बनाएंगे तो ये जो सहायता, अच्छा तुम एक काम करो, तुम हमें सहायता भेजो। यूक्रेन ने कहा तुम हमें सहायता भेजो, कहीं ऐसा ना हो जो ये है जो यूक्रेन है हमारे पे दोबारा वो कर दे, जो अपने चढ़ाई कर दे इस तरह से।
तो दोनों राष्ट्रों ने कहा है। अच्छा, यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा रशिया है, लंबे समय से रशिया का समर्थन करते हुए आए हैं। यूक्रेन फर्स्ट डे से जानता है। अच्छा, यूक्रेन पहले से जानता है कि भाई ये हिस्सा तो उसी का है, रशिया का है, तो उसमें तो कोई ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बॉर्डर बचा हुआ है कि भाई नहीं बॉर्डर पे कि बोल रखा कि वैसे चाइना के द्वारा अच्छे से समझते हैं हम जो एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई कैसे हिस्सा है, कैसे क्यों है। ये जो वैसे ही हिस्सा है जैसे चाइना का जो अक्षय चीन वाला हिस्सा है वो भारत का है, परंतु जो चाइना के पास कब्जे में है, भाई जब लड़ाई हुई थी तो उसमें जो उसने कब्जा कर लिया था। तो ऐसी तो इन दोनों के बीच में रशिया को जो सिटीजन जारी की हुई है, इन्होंने दोनों देश के जो है ये जो इन दोनों देश की जो सिटीजनशिप और रशिया ने ऑलरेडी इनको जारी की हुई है। मतलब ये है कि इस क्षेत्र के लोग 10 लाख से प्लस के जो है पहले से रशिया की नागरिकता लेके बैठे हुए हैं। पब्लिक डोमेन्स में रशिया जो पूरे क्षेत्र में पहले से ही था, बस जो रशिया की जो सेना इसमें घुसी है और कुछ नहीं हुआ भाई। और जो लोगों की जानकारी के लिए अब आ गई है कि कोरोना, भाई देखो ये कोरोना का टाइम चला था, तो इसने यूक्रेन ने वहां पे कोई भी फैसिलिटी, कोई भी वैक्सीन कोई भी प्रोवाइड नहीं की। तो इस दौर में जो रशिया ने ही जो अपनी स्पुतनिक 5 वहां पे पहुंचाई थी, वो लोगों को सारी सुविधा जो प्रोवाइड कराई थी उस टाइम भी। तो तब भी वो रशिया का ही था इनडायरेक्ट वे में, आज भी। अच्छा, आक्रमण शुल्कों का बनने का कारण क्या है? रशिया ने डायरेक्ट वे में सामने नहीं आ रहा। अब ये सोच रहे थे कि भाई नहीं लड़ाई होगी, इस तरह से होगा, ये है, तो सामने नहीं आया। तो इसने जो अपने एक चाल अच्छे से वो काम किया। यूक्रेन का जन्म 1906, यूक्रेन को समझते हैं जन्म कब हुआ, कैसे बना। यूक्रेन का जन्म जो 1991 में हुआ था। जो ये यूक्रेन जो और रूस जो एक ही देश होते थे पहले, ये सोवियत रूस के नाम से जानते थे रूस को हम, जो जब ये सारे साथ मिलते थे। तो यूएसआर का विघटन हुआ, रशिया और यूक्रेन बना। सीरिया जो अल असद की सरकार है, इन दोनों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। सीरिया ने भी बोल दिया कि ठीक है, हम भी तुम्हारा समर्थन करते हैं, तो तुम भी भाई स्वतंत्र राष्ट्र हो। अच्छा, लुहांस्क और डोनेट्स्क की जो आपस में एक दूसरे को जो अलग देश मान लिया इन्होंने भी अपने आप को मान लिया कि भाई एक तो ये हो गया, सीरिया हो गया, एक रशिया हो गया, इन्होंने अपना 3 देश तो हो गए, इन्होंने इस चीज का सपोर्ट कर दिया। रशिया जो 2008 में जॉर्जिया के हिस्से पे जो कुछ स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। तो जो रशिया ने पहली बार नहीं किया है, ये इससे पहले भी कर चुका जॉर्जिया पे, ठीक है ना। नाम है साउथ ओस्टिया, मतलब रशिया ऐसा पहले से करता आया है। अमेरिका ने कहा है कि हमने जो रशिया की जो इकोनॉमी को जो हम सैंक्शन लगा दिया। अभी अमेरिका गीदड़ वाली धमकी दे रहा है कि नहीं हम सैंक्शन लगा देंगे। अब क्या लगा दोगे तुम सैंक्शन, जो इकोनॉमी इसकी पहले से इतनी अच्छी हो रही है, कोई ऐसे तो है नहीं। अच्छा, यूके का क्या बयान है भाई, देखो यूके का सबके देखो स्टैंड समझते हैं, अच्छे से बात समझना है। यूके बोल रहा है कि रशिया को जो डॉलर पाउंड में जो नहीं देने देंगे, इन्होंने कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से भी। यूएस ने कहा है कि भाई रशिया के ऊपर जो बैन लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे। और पुतिन ने जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमानुएल मैक्रोन, वो जर्मनी के चांसलर को पहले ही फोन करके बता दी थी कि हम हमला करने वाले हैं। देखो बहुत गुद्दे वाली बात होती है एक तरह से कि पहले ठीक है भाई मैं हमला कर रहा हूँ, इस तरह से फोन करके। और फ्रांस ने कहा यार मैं तुम्हें बैठ के समझाने तो आया था, कम से कम मैं तुम्हें बैठाया था, तुम्हें समझाया था, एक तरह से बातचीत हुई थी, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। और जर्मनी ने क्या कहा, जर्मनी का क्या स्टैंड है? जर्मनी रूस को जो होने वाली गैस पाइपलाइन है ना, वो जो ट्रिलियंस में होता उसका सौदा जो डॉलर में था, तो उससे जो बड़ा फायदा होने वाला था इस रूस को, जो इसको गैस दे रहे थे। तो जर्मनी ने इसको रोक दिया कि भाई हम नहीं लेंगे इससे जो अब गैस इस तरह से। रशिया यूक्रेन के मामले में यूएस ने 27 देशों के मिलकर एक बैठक की है। रशिया यूक्रेन के जो मामला इस तरह का ये चल रहा है, इसमें 27 देशों के साथ मिलकर जो यूएस ने जो बैठक की है और कहा कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। सैंक्शंस चाइना और इंडिया ने क्या कहा अभी, ये तो इनका हो गया। अब इंडिया और चाइना ने लगभग एक सी बात की है कि हम इसका जो इस बात का है ना, ये जो चल रहा है आपस में झगड़ा चल रहा है, इसका जो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन चाहते हैं। अब डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ये जो इससे जो सैंक्शन के पक्षधर नहीं है कोई सभी, ना तो इंडिया है ना चाइना है। हम वो ट्रंप ने क्या कहा, और ट्रंप का भी देखो बयान, ट्रंप का बयान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस मामले में। देखो अच्छे समझते हुए चलना है। ट्रंप ने ताइवान पर अटैक होने वाला है, ट्रंप का कहना है कि ताइवान पर अटैक होने वाला है। क्यों इसको नहीं ऐसा क्यों बोल दिया भाई? क्योंकि जब जो अमेरिका जो यूक्रेन को नहीं बचा सका, जब अमेरिका जो है यूक्रेन को नहीं बचा सका, तो इसको क्या बचाएगा?
जब अमेरिका जो है यूक्रेन को नहीं बचा सकता, इसको क्या बचाएगा? इनका मतलब ये है कहने का इस चीज से है। अब जो ताइवान जो टाइम जो पहले हमला जो सीरिया ने समर्थन देगा, चीन द्वारा जो आने वाला टाइम होगा ना, ताइवान पे हमला किया जाएगा, रशिया उसको समर्थन देगा। अमेरिका एक व्यापारी निकला इसमें, देखो तो भाई जो उसने अपने हथियार बेचे, अलग निकल गया, सब कुछ है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा है? ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट जो करके रशिया को बैन लगाएंगे। और यूएन ने क्या कहा है कि हम जो नजर रख रहे हैं सब पूरी तरह से, यूएन की बात है, नजर क्या रख रहे हो, सारा तो खेल हो गया। और उस पर सैंक्शंस का असर क्या होगा देखो। अच्छा, सैंक्शंस लगेंगे तो क्या असर होगा उसको भी देख लेते हैं, क्या नहीं होगा वो तो हम देख लिया, ये भी देख लेते हैं नेगेटिव पॉइंट। जो दुनिया में गेहूं का निर्यात सबसे टॉप 10 में ये रशिया है। रशिया जो यूरोप के क्षेत्र में गेहूं के जो कटोरे के रूप में जाना जाता है। यदि ऐसा हुआ तो रूस और यूक्रेन के बीच में गेहूं खरीदने वालों को दिक्कत आ जाएगी, और ऐसे में जो रूस और व्यापार जो बंद हो सकता है, से व्यापार बंद हो सकता है, और विश्व अशांति हुई तो भारत से जो ये लोग जो गेहूं खरीदेंगे तो भारत की जो इकोनॉमी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। जो क्रूड ऑयल, अच्छा क्या क्या एक्सपोर्ट करता है रसिया? क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, रिफाइंड है, और जो पेट्रोलियम गैस है, ये सारी चीजें करता है। रूस सबसे ज्यादा जो सामान क्या बेचता है? रूस किसको? रूस जो है चीन को, नीदरलैंड को, बेलारूस, जर्मनी, इटली को बेचता है। तो चीन तो इसके समर्थन में है, और बेलारूस भी। तो दो से तो इनका फर्क नहीं उड़ने पड़ने वाला, 3 से पड़ेगा। और 3 से लगभग कितना पड़ेगा? इससे 18% के आसपास पड़ेगा। तो जो लगभग आधे इकोनॉमी इसकी इफेक्टेड होगी। भारत यूक्रेन के जो के लिए भाई देखो, अब जो भारत में फंस रहे हैं, भारत के वहां पे फंस रहे हैं, तो उसके लिए भी भारत ने जो क्या क्या सोचा, 22, 24, 26 फरवरी को जो बोलियंस एयरपेट से आने वाली फ्लाइट जो 25, 26, 27, 6 मार्च को कीव से दिल्ली से 4 फ्लाइट उड़ेंगी। जो वो ऐसी में जो इंडियन एम्बेसी का नंबर है, जिसको कोई फंसा हुआ हो नोट डाउन कर ले, 380 और जो 997300474428, और दूसरा नंबर है 380999707300488। तो इन पर अपना कॉन्टेक्ट कर ले। जो भारत में है फंसे उनको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूक्रेन में रह रहे परिवारों को सदस्य के लिए अपना टोल फ्री नंबर है, और टोल फ्री नंबर इंडिया ने जारी करा है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 1800118798। जब देखो इंडिया इस तरह से टोल फ्री नंबर ये जारी कर रहा है, तो देखो कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जो भाई वहां है या किसी को रिलेटिव है तो तुरंत आ जाए। देखो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट समझते हैं भाई। देखो अच्छा, अच्छे समझते हुए चलना है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो इमरान खान से रिलेटेड है। तो इमरान खान है तो वहां पे गए हैं भाई युद्ध के समय। क्या इमरान खान की जो बॉल है वो गलत बल्ले पे पड़ गई है? क्योंकि इमरान खान तो एक क्रिकेटर है, और ये एक तरह से बैटिंग कर रहे हैं, जो भी बहुत माइंड से खेल रहे हैं इस टाइम पे, ये पुतिन साहब। तो अब देखो ये इसके उसके टाइम पे युद्ध होने हैं, युद्ध चल रहा है, ऐसे जो गर्माहट है उसमें गए हैं। तो युद्ध के समय जो वहां पे उसकी यात्रा कर रहे हैं रशिया की, तो क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं, इसको समझेंगे, और क्यों गए हैं, एक सारा स्टैंड को समझते हैं। अच्छा, इमरान खान 2 दिन के लिए 2 दिन रहेंगे वहां पे, ठीक है ना, चले गए हैं वहां पे, और वेस्टर्न वर्ल्ड के नजरों में ये खटक रहा है, सभी की नजरों में खटकेगा कि भाई वहां पे जा रहा है, इस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है। तो विजिट जो भारत और पाकिस्तान कैसी है, तो अब जो विजिट है इसको समझते हैं। विजिट इन्होंने की है तो भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तीन स्टेप से हमें समझना है, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, पाकिस्तान के पीएम 3 साल बाद रशिया की यात्रा पर गए हैं। 23 साल से कोई गया नहीं है। 1999 में नवाज शरीफ गए थे, उसके बाद कोई नहीं गया। पाकिस्तान जो एक हालत बिल्कुल कर्ज में डूबा हुआ है, वो पैसे लेने गए हैं भाई, ये तो सभी पता है कि पैसे मिल जाए। इमरान खान इधर तो चीन, इधर रशिया, और इधर जो तुम्हारे ये जो यूएसआर वगैरह जो इनके, और ये 2-3 कंट्री अगर इसकी हेल्प करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसकी कंडीशन बिल्कुल खराब हुई पड़ी है पाकिस्तान की इकोनॉमी। जो इमरान खान की मीटिंग जो भाई वहां पे हुई थी, इनकी विंटर ओलंपिक में गए थे, वहां पे भी ये जो उसका समर्थन क्या कहते हैं, वन चाइना पॉलिसी के समर्थन करता है, इनको पैसे मिल गए थोड़े से। तभी जो मीटिंग में गए थे, और जो वहां पे इनका डिसाइड हो गया था तुम्हें मॉस्को आना है।
तो लेकिन इमरान खान को ये नहीं पता था कि भाई वहां पे इस तरह की जो यूक्रेन पे ये रशिया जो अटैक कर देगा। लेकिन अब दोस्ताना व्यवहार दिखते हैं। अब जो अगर ये दोस्ताना व्यवहार दिखाना इसका ये जो है तुम्हारे इमरान खान का, तो लपेटे में आएगा, तो बॉल है ना इसकी बाउंड्री में ही हो जाएगी अच्छे से। इस इन दिनों है ना विश्व जो जियोपॉलिटिक्स कुछ बिगड़ रही है। रूस देखो जियोपॉलिटिक्स कैसे बिगड़ रही है उसको समझते हैं। रूस और चीन के बावजूद क्वाड का सदस्य बन गया था भारत, जिसे चीन ने नाटो के नजर से जानता है कि भाई नाटो का नाम से जानता है कि भाई ये जो एक्सटेंडेड नाटो है एक तरह से क्वाड। क्वाड में से पता है 4 देश हैं। तो भारत के जो जैसे जैसे पाकिस्तान के समीप आ रहा है ना, भारत जो जैसे जैसे पाकिस्तान के समीप आ रहा है, जो सिरक रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान जो पाकिस्तान के लिए मार्केट के लिए सामने आ रहा है। ये जो देखो अब देखो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई भी जो परमानेंट, देखो हमें पता है कोई भी यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, कोई भी ना तो कोई परमानेंट शत्रु होता ना कोई परमानेंट दोस्त होता। यही इतिहास रहा है। देखो समझ सकते हैं जैसे चाहे 1971 की लड़ाई हो, पाकिस्तान से कोई भी लड़ाई लड़ी हो, हमने अक्सर सुना है कि भारत का जो रशिया ने साथ दिया है। लेकिन इतिहास एक पन्ना हम जो उसे नहीं पढ़ पाते, उसमें क्या होता है कि जो एक पन्ना है उसमें इग्नोर करके रह जाते हैं कि भारत जो डिफेंस जितने भी है ना वो सबसे ज्यादा इसी से तो खरीदे हमने, भाई जो जितने भी हथियार है हमने इसी से तो खरीदे। तो ये अर्थात ये इस तरह से समझ सकते हैं, जो विकसित राष्ट्र है ना वो जहाँ पे दोनों चिड़ते हैं वहां पे अपना जो व्यापारिक केंद्र ढूंढते हैं। लड़ाई होगी हमें तो उसे तो अपना हथियार बेचना, हथियार बेचे, ठीक है। तो इमरान खान वहां पहुंचे हैं तो रिपोर्टरशिप अच्छा वहां पे पहुंचे, तो उनसे रिपोर्टर ने पूछा एक जो वहां के रशिया के कि भारत के चूल्हे का क्या तुम्हारी क्या राय है भाई। तो इमरान खान ने कहा कि भाई मैं नरेंद्र मोदी से टीवी डिबेट करना चाहता हूँ और लोग देखो मुद्दे पर आपसी जो मसला है इसको सुलझा। अच्छा इस चीज पे एक जो शशि थरूर जी का बहुत अच्छा ट्वीट आया, वो मेरे को बहुत अच्छा पसंद भी आया। तो उसमें क्या समझ सकते हैं, यदि यदि भारतीय मीडिया है पसंद आई है, यदि पसंद आ गई नहीं भारतीय मीडिया को बात ये, तो भारतीय मीडिया इसको जो ना थर्ड वर्ल्ड वार बना देगी। क्योंकि वो तो देखो डिबेट से कोई सोल्यूशन तो लिखना नहीं आज तक भी, तो वो तो पता है तुम्हें जो भारतीय मीडिया का क्या हाल है। अच्छा आगे चलते हैं भाई। देखो पाकिस्तान में जो गर्मी बढ़ गई है तो ठंड लेने ही आराम से रूस में गए हैं रसिया। देखो तो क्या घूम के आते हैं। देखो रूस में प्रतिबंध लगे हुए हैं, पर प्रतिबंध लगे हुए हैं। ऐसे में जो इमरान खान जो क्रिकेटर है ना इनकी बॉल गलत बल्ले पे पड़ गई है, यदि टच होके निकल गई तो इतिहास बन जाएगा, और टच होके नहीं निकली तो पता है बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो ये स्टैंड है इनका भाई, अच्छे से समझ लिया है दोनों को हमने। जैसे पाकिस्तान की होते 2 बिलियन जो अमेरिका डॉलर जो गैस पाइपलाइन का निर्माण कर रही है, रूसी जो एक समझौते में शामिल था पहले से। पाकिस्तान मीडिया ने एक सप्ताह की जानकारी दी थी, और जो वाणिज्य हस्ताक्षर हुए थे इस पे जो कजाकिस्तान की गैस पाइपलाइन परियोजना के समझौते पर करने की उम्मीद है। अच्छा गैस स्ट्रीम जो परियोजना का संबंध टोल फ्री कार्रवाई से है। देखो मैंने समझा दिया है। 1999 में ये पहला मौका है जब कोई गया प्रधानमंत्री जो रूस की जो यात्रा पे 1999 तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ गए थे। देख लो ये है, और अच्छे समझ लो इस चीज को, और कोई डाउट नहीं आना चाहिए। वैसे मैंने समझा दिया है कि भारत का स्टैंड क्या है और वर्ल्ड का स्टैंड क्या है इस चीज को लेके अच्छे से। तो आगे देखते हैं भाई। देखो वो वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, कंजूसी मत किया करो। देखो मैं अच्छे से कंटेंट लाने की कोशिश करता हूँ हर तरीके से। देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो बीजिंग ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक को समझते हैं क्या है। बीजिंग ओलंपिक जो भारत का जो अब तक का क्या है स्टैंड ये देखते हैं और अच्छे समझते हैं। भारत ने आज तक है ना बीजिंग ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीता। सबसे बड़ी बात तो ये मेडल कोई नहीं जीता। और 2000 जो 22 का बीजिंग ओलंपिक है ये चाइना में हुआ, बीज की जो चाइना की बीजिंग में। यहाँ एकमात्र बीजिंग देखो एकमात्र ऐसा वो है जो सिटी है जो शहर है जहाँ पे गर्मी और सर्दी यानी कि विंटर और समर ओलंपिक दोनों हुए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 2026 का जो ओलंपिक कहाँ होगा वो इटली में होगा। अच्छा पदक तालिका देख लो। पदक तालिका में जो सबसे फर्स्ट है जो नॉर्वे है, कुल पदक जीते हैं इसने 37 जीते हैं। 16 इसमें से स्वर्ण है, 8 रजत है, 3 कांस्य है। सेकंड नंबर पे जो है जर्मनी है, 27 जीते हैं टोटल इसने, 12 स्वर्ण है, 10 रजत है, 5 कांस्य है। थर्ड नंबर पे जो चाइना है, चाइना ने 15 जीते हैं, 9 स्वर्ण है, 4 रजत है, 2 कांस्य है। फोर्थ नंबर पे अमेरिका है, 25 जीते हैं, 8 स्वर्ण, 10 रजत, 0 और जो 7 कांस्य।
और पदक तालिका में देखो, हाँ मैंने पैरा ओलंपिक में बताया था, ओलंपिक में भी, और अब ये जो विंटर ओलंपिक में भी। देखो जो डिसाइड होता है ना हमारा, जो ये टोटल पदक से नहीं होता, गोल्ड से होता है। जिसके गोल्ड ज्यादा होंगे वो ऊपर रहेगा। एक तो ये सबसे वाली बात है, ये समझते ध्यान रखना। अच्छा, भारत की तरफ से कौन कौन गए थे? भारत की तरफ से इसमें 4 आदमी गए थे। एक खिलाड़ी थे, वो 31 वर्ष से थे, आरिफ खान। आरिफ खान ने जो जायंट चैलेंज में जो 45वां स्थान प्राप्त किया, जो जेके के खिलाड़ी है जम्मू कश्मीर के। अच्छा, बीजिंग ओलंपिक का ध्येय वाक्य है टुगेदर फॉर द शेयर ऑफ फ्यूचर्स। फॉर द टोक्यो ओलंपिक यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक का था यूनाइटेड बाय इमोशंस, कंफ्यूज मत होना। और इसका जो ध्येय वाक्य जो शुभंकर जो था मिलाई तोबा था। और थीम सॉन्ग जो लक्ष्य तेरा सामने था, मोहित चौहान ने गाया था टोक्यो ओलंपिक का। और ये बीजिंग ओलंपिक है, विंटर ओलंपिक है। इसका ओलंपिक है बिंग डूइंग डूइंग, और जो इसका डूइंग का मतलब है पांडा और लालटेन के मतलब से है। तो अच्छे से समझते हुए चलना है। देखो एक एक चीज को मैंने समझाने की कोशिश किया है। 2022 का शीत ओलंपिक है, बता दी मैंने जो जो चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। देखो अब देखो इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के संदर्भ में कथन को विचार कीजिए। इस ओलंपिक में जर्मनी पदक तालिका में सबसे ऊपर है। एक मुस्कुराता हुआ पांडा चलने के लिए चीनी और लालटेन के बिंग ड्वेन ड्वेन बीजिंग से ओलंपिक 2000 का शुभंकर था। 2026 में जो शीतकालीन खेलों की मेजबानी इटली करेगा, तो और कोटिनो होंगे। तो देखो समझते हैं इसमें से। देखो 20 फरवरी 2022 को बीजिंग के जो बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम में एक भव्य समारोह हुआ। 20 फरवरी को समारोह शीतकालीन ओलंपिक का 24वां संस्करण समापन हो गया। 20 तारीख को 24वां संस्करण था। ये चीजें नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ओलंपिक समिति के जो आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बॉक, ये जो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक हैं। और जो ओलंपिक फ्लैग्स जो बीजिंग 2022 के मेयर से लेकर जो मिलानो कार्टिनो 2022 के लिए मेयर को सौंपी, और आगामी शीतकालीन को ओलंपिक होंगे। क्योंकि मिसाल जो होती है ना चलती हुई जो होती है, उस दूसरे जो जहां होगी उसको सौंपी जाती है। 2026 में आने वाले शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी इटली करेगा, जो इटली में मिलान और कोर्टिनो में होगा। इस बार शीतकालीन ओलंपिक में जो 2008 से 71 एथलीटों ने भाग लिया। इसके अलावा बीजिंग ओलंपिक में पहला शहर बना जिसमें ग्रीसिंग 2008 में हो चुके इसमें, और शीतकालीन अब हो चुके। अब तक कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें दोनों हो चुके। तो बीजिंग में फर्स्ट टाइम जो हमारे जो विंटर भी हो चुके और आपके समर भी हो चुके। तो नार्वे कुल पदक के साथ 37 पदक के साथ जीते इसने। जर्मनी ने 27 जीते, चाइना ने 15 जीते, और अमेरिका ने 25 जीते। लेकिन जो नार्वे के 37 थे, इसमें गोल्ड इसके सबसे ज्यादा है, तो इसलिए ऊपर है ये वैसे भी। अच्छा, इसका जो मुस्कुराता हुआ जो पांडा और चलने वाली जो चीनी लालटेन बिग डोन डोन, इसकी जो बीजिंग ओलंपिक की जिले शुभंकर था। अच्छा, टुगेदर फॉर ए द सीएट द फ्यूचर्स ओलंपिक और द पैरा ओलंपिक जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में आधिकारिक वाक्य था इसका। और नार्वे जोहान्स थिंग्स नेशनल बॉय और खेलों के नाम से सबसे सफल एथलीट रहे, जिन्होंने बायथलोन से 4 गोल्ड जीते और 1 कांस्य पदक जीता नार्वे के ने। बीजिंग ओलंपिक 2000 में इकलौते भारतीय तौर पर जो 31 वर्षीय स्कीपियर जो आरिफ खान गए थे, उन्हें कोई पदक नहीं मिला। और आरिफ खान का जॉर्ज स्लैम में जो ये 45वां स्थान रहा। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को देखो, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। देखो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हर तरीके की जो आपकी जो वीडियो हर तरह का आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कैंपेन्स। क्या है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान? अच्छा समझते हैं इसको। देखो, माई पॉलिसी इज माई हैंड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जो घोषणा मध्य प्रदेश के सीहोर में 18 फरवरी 2016 को की थी। यानी बीते 18 फरवरी को योजना को जिसके 6 साल पूरे हो गए हैं। अब ये आगामी खरीफ 2022 के सीजन में अपने काम के लिए 7वें वर्ष की सफलतापूर्वक कर चुका है। ऐसे में भारत के जो किसानों द्वारा फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए डोर टू डोर जाएंगे अभियान होगा। मतलब डोर टू डोर जाके इसका जो अभियान किया जाएगा, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। जुड़कर महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं?
मेरी मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, देख सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य आपदाओं में होने वाले नुकसान को पीड़ित किसानों को बीमा के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करनी है। प्रीमियम में दी जाने वाली सब्सिडी, राज्य को जो सब्सिडी 50-50% है, जबकि आधी 50% सेंटर की, 50% आपकी उसकी जो स्टेट गवर्नमेंट की। जबकि पूर्वोत्तर जो इसके कुछ जो राज्य हैं उसमें 90:90 रेशियो 10 का है, मतलब 90 उसको सेंटर दे देगी और 10% स्टेट दे देगी, जहाँ पे वहाँ पे भाई कम होता है ना, इस तरह से उस तरह को देखते हो। 36 करोड़ से अधिक जो किसानों को बीमा किया गया है। इसमें सरकार के मुताबिक जो 4 फरवरी 2022 को इस योजना के तहत जो 1,07,059 करोड़ रुपए जो अधिक दावों के साथ भुगतान किया जा चुका है। इसमें कुछ किसानों को त्वरित नामांकन के लिए फसल बीमा ऐप, मोबाइल ऐप, सब्सिडी रिलीज मॉड्यूल NCIP के माध्यम से किसानों के लिए प्रेषित शामिल किया गया है। यह योजना जो है कमजोर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रही है। जो 85% छोटे और सीमांत किसान हैं उनके लिए ज्यादा है। तो लगभग इसमें 2022 के लिए किसानों को सहूलियत के हिसाब से इस योजना को काफी बदलाव किया गया है। इसमें 2020 में जैसे उनकी सहूलियत है उस हिसाब से किसी घटना को 72 घंटे में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसी भी घंटे में, जैसे मान लें किसी से इफेक्टेड हो जाती है बाढ़ से या किसी चीज से, अपनी जो सूचना किसान फसल ऐप पर भी दे सकते हैं। अपनी सूचना है किसान जो फसल ऐप होगा उस पर भी दे सकते हैं। इसके अलावा CSC केंद्र जो निकटतम कृषि अधिकारी के पास भी जा सकते हैं, अपनी जो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसान की जो बैंक खातों का नुकसान का जो ऑनलाइन भुगतान करने की व्यवस्था है, जो भुगतान होगा, मान लो नुकसान होता है किसान को ओले से या किसी और से, तूफान से, किसी चीज से, तो उसका जो ऑनलाइन आ जाएगा। ये नहीं बीच में कोई वो होगा, मान लीजिए जो दलाल इस तरह हालत खा लेते हैं पैसे, बेचारे जो किसान तक तो पहुंच नहीं पाता। किसानों को स्वैच्छिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान स्टार्ट किया है। इसके द्वारा भारत में जो लागू किया है फसल की बीमा पॉलिसी प्रदान करने, डोर टू डोर जाएंगे और वितरण जो अभियान चलाया जाएगा इसमें सुरक्षित करना है। प्रधानमंत्री बीमा योजना के द्वारा नीतियों को, भूमि लेखाविधि को, दावों को, शिकायतों को, विवरण को पूछ जाने का अच्छे से अवगत हो। तो थैंक यू। देखो अच्छे से आपको समझ में आई होगी, मैंने अच्छे समझाने के लिए प्रयास किया है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल पे क्लिक करके रखें। और जो PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें और शेयर